हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज हमारे साथ है मोहम्मद शाहिद, जिन्होंने अपनी स्ट्रगलिंग के दौरान, अपनी जॉब के दौरान बीएड इंटरव्यू और बीएड एंट्रेंस क्लियर किया। और इन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद ये एडमिशन भी जामिया में पाया। तो आइए, इन्होंने इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो एमएससी मैथमेटिक्स है। तो आइए जानते हैं इनके एक्सपीरियंसेस और इनके बारे में थोड़ा सा, कि कैसे इन्होंने इंटरव्यू को क्रैक किया था और किस तरीके से इन्होंने उसकी तैयारी की थी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद शाहिद सर। अ, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने इंटरव्यू में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया, ताकि जो आने वाला बैच है वो इसको अच्छे से समझ सकें और उनकी जो भी कोई कन्फ्यूज़न है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं इंटरव्यू को फेस करने से पहले, तो मैं अपना उसमें कुछ सजेशन दे सकूं और उनका क्लैरिफिकेशन कर सकूं। शाहिद सर, सबसे पहले आप अपने पेडागोजीज के बारे में बता दीजिए कि आपके पेडागोजीज सब्जेक्ट क्या क्या थे। मेरे पेडागोजी सब्जेक्ट रहे हैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। और किसी भी एस्पायरेंट के पेडागोजी सब्जेक्ट उसके ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो सबसे पहले आपको पेडागोजी मिलने से पहले आपसे ये पूछा जाता है कि आपने ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट से जो भी ग्रेजुएशन किया है उसमें आपके लास्ट ईयर के सब्जेक्ट कौन से थे। तो उसी बेस पे आपको पेडागोजीज दी जाती हैं। अच्छा, इंटरव्यू पैनल में जाने से पहले आपको कैसा फील हो रहा था, या आपका ड्रेस कोड आपने कैसा पहना हुआ था और आपको कैसा फीलिंग आ रही थी उस टाइम। देखिए, इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जिसको सुनने के बाद सभी को अल्टीमेटली एक हेजिटेशन होने लगती है। हर किसी को ये फील होता है कि इंटरव्यू में ना जाने क्या क्या होगा, कैसे होगा, क्या पूछा जाएगा, पैनल में कितने लोग होंगे, कौन सी ड्रेस पहन के जाऊं। बड़ी कंफ्यूजन रहती है। इंटरव्यू हमारा जॉब से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशनल इंटरव्यू हो, सभी में हमें कंफ्यूजन रहती है और डर लगता है। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज फेस किए हैं, जॉब्स के भी और एजुकेशनल। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, क्योंकि जामिया ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू भी कंडक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंडक्ट करते हैं और नहीं भी करते हैं। जामिया में भी इससे पहले कोई इंटरव्यू नहीं होता था, बीएड से पहले। जब हमारा सिलेक्शन हुआ तब इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया। और इंटरव्यू सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं, जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो फिल्ट्रेशन करने के लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, ताकि जो अगर हम कहें अपने शब्दों में, जो मलाई है उसको निकाल सकें कि बच्चों के अंदर जो मेन पोटेंशियल है। रिटन टेस्ट तो आपने दे दिया जिस तरीके से भी, लेकिन अब इंटरव्यू में सिर्फ यही देखा जाता है कि बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है, वो भी बाहर आ सके। तो इंटरव्यू का मेन मकसद यही होता है कि अपने व्यूज को रखना और अंदर के हमारे अपने व्यूज को बाहर निकालना। तो अब कोई भी एक इंसान है, वो अपने अंदर के व्यूज को कैसे दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकता है। तो उससे पहले हमें हेजिटेशन होती है कि हम अपने अंदर के जो व्यूज हैं, हमारे अंदर जो भी चीज छुपी हुई है, उसको हम कैसे बाहर लाएं और उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो ये सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं हमें इंटरव्यू से पहले। ड्रेस कोड का मसला ये है कि ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और कोई प्रोफेशनल जॉब नहीं है। और इससे पहले थोड़ा फील तो हुआ कि कोई तो ड्रेस कोड होना चाहिए। तो हम तरह तरह की वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे और बहुत सारे अपने सीनियर से सलाह लेते हैं कि इसमें कोई ड्रेस कोड होगा, ऐसा कुछ होगा। तो कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और हम इस तरीके से ड्रेस कोड चूज करके जाते हैं। तो फिलहाल जामिया में कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं था। आप एक एज ए स्टूडेंट की तरह बन के जाएं, और जरूरी नहीं है कि हर जगह एक कैजुअल चीज को अप्लाई करें। कपड़े अच्छे पहने हो, सिंपल हो, वो ज्यादा मैटर करता है।
अच्छा। और रही बात पैनल की, तो पैनल से डर तो लगता है सबको, लेकिन पैनल जो भी बैठा होगा वहां, हमें उनसे डरना नहीं है। वो सिर्फ हमारे व्यूज को जानते हैं, जानना चाहते हैं, और कुछ नहीं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। तो जैसे इंटरव्यू से रिलेटेड अभी बात चल रही है हमारी, तो एक क्वेश्चन व्यूअर्स के दिमाग में ये भी आता है या बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि जब हमें बुलाया जाएगा तो हमें डोर नॉक करके जाना है, हमें बैठना कैसे है वहां पर, और ग्रीटिंग कैसे करनी है वहां पर जाकर। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप करें कि वहां पर ये सब किस तरीके से करना है कि हमारा हर पॉइंट पॉजिटिव लगे, वहां पर कोई नेगेटिव फीलिंग ना आए इंटरव्यूअर को। जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है खालिद साहब, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि यूपीएससी में भी इस चीज पर बहुत सारे टिप्स दिए जाते हैं। और आपने देखा होगा, अगर यूट्यूब चैनल पर जाएं तो बहुत सारे इस बेस पर क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कि हमें नॉक डोर करनी है, हमें ग्रीटिंग कैसे देनी है, हमें कॉल किया जाएगा या फिर हम खुद अपने आप जाएंगे चल के। तो इन सारी चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा कोई इंटरव्यू जो है वो एक प्रोफेशनल जॉब से रिलेटेड है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कोई इंटरव्यू है। तो ये सब चीज़ें हमें इंटरव्यू प्लेटफॉर्म पे जाके पता लग जाती हैं। अगर हमारा इंटरव्यू ऑनलाइन कंडक्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सिर्फ उनको ग्रीटिंग करेंगे, कोई नॉक वाली बात नहीं होगी। और जहां हमारा इंटरव्यू ऑफलाइन होता है तो वहां पर हम सिचुएशन को देख लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर इंटरव्यू किस तरीके से हो रहे हैं। कभी कभी इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है तो कभी कभी ग्रुपिंग इंटरव्यूज होते हैं। तो जब कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं तो टाइम को बचाने के लिए ग्रुप इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं, अदरवाइज इंडिविजुअल भी लिए जाते हैं। तो अगर इंडिविजुअल इंटरव्यू लिया जाता है तो आप सीधे से आपको कॉल किया जाएगा। अगर एक हॉल टाइप में इंटरव्यूज हो रहे हैं तो नॉक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, और आपको कॉल किया जाता है। और अगर आप वो डोर क्लोज है तो आप नॉक करके जाएं तो बेहतर है। और डोर को क्लोज जब आप नॉक करेंगे, जब वहां से परमिशन मिलेगी तभी आप एंट्री करेंगे। और एंट्री करते टाइम पहले डोर को अच्छे से क्लोज कर दें। ना कि कभी कभी होता है कि हम इतना हेजिटेशन में होते हैं कि डोर को हमने ओपन किया तो हाफ हम डोर पर खड़े होते हैं और हाफ हम वहीं से परमिशन मांग रहे होते हैं, मे आई कम इन। तो डोर को नॉक करने के बाद आप परमिशन पहले लेंगे कि मे आई कम इन, देन एंट्री करेंगे। ये नहीं कि आप सेम ही बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, आपने डोर भी ओपन किया और वहीं से अंदर एंट्री करने के बाद परमिशन मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, परमिशन आप बाहर से ही लेंगे। फिर जब वहां से कॉलिंग आएगी तब आप एंट्री करेंगे और डोर को अच्छे से क्लोज करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चू चू वाली जो होती है ना डोर, तो उसको हम झटके से छोड़ देते हैं और वो जा लगती है। तो उसको हमें तेजी से उसको नहीं छोड़ना है, आराम से छोड़ना है और जाके सीधे उनको ग्रीटिंग करनी है। जो भी टाइम हो रहा होता है उसी हिसाब से ग्रीटिंग देनी है। ये नहीं कि गुड नून की जगह गुड आफ्टरनून बोल दिया या गुड मॉर्निंग की जगह गुड नून बोल दिया। और वैसे आप नमस्कार या अस्सलाम वालेकुम जैसा चाहे वैसा आप ग्रीटिंग कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। जनरल क्वेश्चन जो कि हर इंटरव्यू में मैं पूछ रहा हूँ सभी से, तो वो ये है कि आपके इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपका लगभग इंटरव्यू कितने टाइम तक चला था? जाहिर सी बात है, मेरा पेडागोजी मैथमेटिक्स है और हम जो इंटरव्यूज सॉरी जो बीएड है, बीएड का कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो होता नहीं है। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, साइंस साइड और आर्ट साइड, इस तरीके से। तो साइंस साइड में क्या होता है कि हम मैथ्स वाले आ जाते हैं और बायो वाले, केमिस्ट्री वाले, तो वो तो कंबाइंड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन उसमें भी एक हमारा मेन सब्जेक्ट होता है कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या रहा। तो पैनल में जो बैठे हुए लोग होते हैं वो सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताना है। जब आप फेवरेट सब्जेक्ट बताएंगे उसी टाइम वो आपको ग्रैब कर लेंगे। आपने मैथमेटिक्स बताया तो समझो वो आपसे मैथमेटिक्स से ही ज्यादा
पूछेंगे। और आपने साइंस में जैसे फिजिक्स बोल दिया या केमिस्ट्री बोल दी तो वो आपको उस तरफ ले जाएंगे। हालांकि दूसरे सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एक क्वेश्चन ये था कि एप्लीकेशन बेस्ड था, कि एक तालाब है और उसमें कुछ फ्लावर्स हैं, वो हर दिन डबल हो जाते हैं, इस तरीके से एक क्वेश्चन था मुझे। और आगे का याद नहीं है कुछ थोड़ा। और एक क्वेश्चन ये था कि किसी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 क्यों होता है। तो मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो हम एक्सपोनेंशियल डिवीजन रूल लगाते हैं उससे हम उसको कर सकते हैं। डिवीजन रूल में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो हम उसको सेम पावर लिख के और सब्ट्रैक्ट करके 0 आएगा और उसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने उनको समझाया था। और इंटरव्यू कितना लंबा होगा ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस में आंसर्स में कितना दम है। जब आप आंसर देते हैं तो इंटरव्यूअर को मजा आता है। अगर आपके आंसर ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और मजेदार हैं, आप अच्छे से उनको समझा पा रहे हैं, तो आपका इंटरव्यू लंबा हो जाता है। अदरवाइज अगर आप आंसर्स अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको ज्यादा लंबा इंटरव्यू आपका नहीं लेते, वो उसी चीज को वहां स्टॉप करना चाहते हैं। क्योंकि इंटरव्यूअर जो बैठा हुआ है वो आपके अंदर की चीजों को जानना चाहता है और वो ये जानना चाहता है कि आप कितना इंटरेस्टिंग है। तो आप अपने आप को जितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे आपका इंटरव्यू उतना ही लंबा जाएगा। शाहिद सर, जैसा कि मैथ्स का परसेप्शन बना हुआ है लोगों में कि मैथ एक डर वाला सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोगों में ये परसेप्शन बना रहता है। तो जैसे मैथ्स में हम बात करते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच की, तो इसको थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर देते तो। हाँ, सोसाइटी में हमारे जेंडर बाइस के ऊपर और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिसकंसेप्शन है कि मैथ से सभी लोगों को डर लगता है। तो मैथ कोई हलवा भी नहीं है और कोई नट क्रैकर भी नहीं है जिसको काटना आसान ना हो। तो मैथ सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, एक हम कह सकते हैं कि ये एक सीढ़ी की तरह है, स्टेयर्स की तरह। जब हम स्टेयर्स का यूज करके हम छत पर जब जाते हैं तो हम एक एक स्टेयर का यूज करते हैं। अगर हम बीच में एक दो स्टेयर को छोड़ के जाएंगे तो हो सकता है हम गिर जाएं। तो मैथ्स इसी तरीके का है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको अपर लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आपको पीछे की जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हमेशा बनाए रखना है और आगे के आपके अपने आप क्लियर होते जाएंगे। तो इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चंस मैथ्स से रिलेटेड ऐसे नहीं पूछे जाते जो लंबे चौड़े आपको सॉल्व करना हो। वो आपके कॉन्सेप्ट को सिर्फ जानना चाहते हैं और आपने जो पढ़ा है उसकी एप्लीकेशंस को जानना चाहते हैं कि आपने इसको समझा कितना और रटा कितना है। तो मैथ्स का इंटरव्यू सिर्फ इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप उसके एप्लीकेशन को कितना समझ पाए हैं। क्योंकि वर्ल्ड में मैथ्स का हर जगह यूज है लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। आप सोच के देखो, हर जगह मैथ्स है लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि मैथ्स का कहीं यूज नहीं है, लड़कियां मैथ्स से डरती हैं और मैथ्स कहीं यूज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज हो रही है और बहुत सारी चीजें हैं। ये सब मिसकंसेप्शन है। मैथ्स एवरीवेयर, मैथ्स इज एवरीवेयर। इवन एक साइकिल पंचर संभालने वाला भी मैथ्स का यूज करता है। अब आप जानेंगे कैसे करता है। काउंटिंग का उसमें यूज होता है। भाई आपकी साइकिल खराब होती है तो वो उसमें जो छोटी छोटी गोली होती है तो वो भी एक काउंटिंग यूज होके ही उसमें डाली जाती है कि इतनी इसमें जो छोटी छोटी गोली हैं जो डाली जाएंगी उसी हिसाब से इसका जो उसका जो पहिया है वो वर्क करेगा। तो मैथ्स एवरीवेयर, मैथ्स इज एवरीवेयर। और ये कोई डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बस इसका एक ये परसेप्शन बना दिया गया है। कोई भी सब्जेक्ट इतना टफ नहीं होता, बस ये डिपेंड करता है कि हम इंटरेस्टेड हैं या नहीं है या हमें कैसे पढ़ाया गया है। क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, हम किस बैकग्राउंड से आए हैं ये भी डिपेंड करता है इन सब चीजों से। जैसे कि इस बारी 2022 में
बीएड का जो एग्जाम हुआ 13 जुलाई को हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा और इंटरव्यू के लिए कब तक कॉल अप किया जाएगा लगभग? देखिए, कोई भी अगर टेस्ट होता है तो आप ये मान के चलिए उसका रिजल्ट विद इन ए मंथ तो वेट करना ही पड़ेगा, इतना तो वक्त लग ही जाता है। तो आप मान के चलिए कि विद इन ए मंथ लग जाएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जैसे कि कट ऑफ की बात होती है, तो मैथ्स में जी जनरली लास्ट ईयर कट ऑफ हाई रही थी, 150 के अराउंड कट ऑफ रही थी। तो इस बारी आपने जो पेपर देखा, तो उसके देखते हुए आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि इस बारी कट ऑफ क्या हाई जाएगी या लो जाएगी? ये बहुत जनरल क्वेश्चन है जो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ रहे हैं लगातार, तो इसलिए हमने ये वाला क्वेश्चन आपसे लिया है। ये पिछली बार जो कट ऑफ थी वो आप ये मान के चलिए मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। ये बहुत कट ऑफ हो गई थी। इसको हम कह सकते हैं कि या तो बच्चों ने ज्यादा ही स्टडी किया कोविड टाइम में, बच्चे ज्यादा पढ़ने लगे थे, सिंसियर हो गए थे कि इसको यूटिलाइज करें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पेपर बनाने वालों ने पेपर सिंपल बना दिया था, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कोविड में सब परेशान थे। तो मैं समझता हूं कि अब जो कट ऑफ जाएगी वो इससे ज्यादा नहीं जाएगी, कम ही जाएगी। तो ये एक जनरल और बेसिक क्वेश्चन जरूर है, लेकिन आप अपनी स्टडी पे हमेशा फोकस करें, कट ऑफ अब इससे ज्यादा नहीं जाएगी। आपने सभी चीजों को शायद सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लास्ट में आप हमारे यूजर्स को कोई सलाह मशवरा, कोई सजेशन अगर देना चाहें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अभी इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए तो उनमें सब मेरी सलाह भी थी और मेरे अपने सजेशंस भी थे। और जो अगर मेरी वीडियो को जो देखेंगे या देख रहे होंगे तो वो उसमें बहुत सारे सजेशंस छुपी हुई हैं, उससे समझ सकते हैं। और ओपनली अब मैं, जब खालिद साहब का ये क्वेश्चन है ही, तो मैं उनको बताना चाहूँगा अपने यूजर्स को, उनके यूजर्स को, कि किस तरीके से उनको अपनी स्टडी पे फोकस करना है और कैसे किसी भी एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं। एक सबसे आसान तरीका क्या है, इंडिया में सारे ही लोग एंट्रेंस का नाम सुन के डरते हैं, भागते हैं कि एंट्रेंस कैसे क्रैक होगा। इंडिया में मैं समझता हूँ एंट्रेंस को क्रैक करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज लिमिटेड है, सिलेबस लिमिटेड होता है, ये चीज कवरेज होगी, आप उसी को पढ़िए। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि जो नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया होता है आप सबसे पहले उस पर फोकस करिए। सिलेबस में क्या क्या आने वाला है बस उसी को कवर करिए, किसी की मत सुनिए। कोई यूट्यूब चैनल पर कोई भी शॉर्ट ट्रिक बताता हो कि हम 1 घंटे में ये दे देंगे, वो दे देंगे, आपको 1 घंटे में पास करा देंगे, कोई किसी का शॉर्ट मेथड नहीं है। वो बात अलग है, कभी तुक्का फिट हो जाता है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप सिलेबस को कवर करिए। और सिलेबस आपका हमेशा वही आता है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होता है, और कुछ नहीं होता। और इंडिया में माशाल्लाह अगर आप किसी भी लेवल का, यूपीएससी लेवल का भी एंट्रेंस क्रैक करना चाहें तो आप उसके सिलेबस पर ही फोकस करें और आप उसको भी इंशाल्लाह निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये होता है कि आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो मतलब आपने इन सब बातों में ये इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि इंटरव्यू के लिए जो भी व्यूअर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इंटरव्यू में एक तो कॉन्फिडेंट होकर जाना है और अपने सब्जेक्ट जो नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज को बहुत मजबूत कर लेना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन बेसिक पूछा जाए तो आप इजीली उसका आंसर कर पाए। और तीसरी चीज ये है कि आपको जब भी अपना कोई आंसर करना है, जब भी आपसे इंटरव्यू आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसके आई कांटेक्ट से आप नजरें मिलाकर उसका आंसर करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो मुझे लगता है कि आपने अपने सजेशंस में ये काफी चीजें अच्छे से खुलकर बताई हैं। जी जी। हाँ, इसमें ये तो है कि मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपने जो बोला कि कॉन्फिडेंट लेवल, ये बहुत बड़ी चीज है।
कि इंटरव्यूअर, मैं भी अगर इंटरव्यूअर हो सकता हूं तो क्या मैं कोई शैतान तो हूं नहीं जो मैं आपको खा जाऊंगा। तो आपको इंटरव्यूअर से डरना नहीं है। इंटरव्यूअर सिर्फ आपके अंदर के व्यूज को जानना चाहता है। और एक चीज और समझ ले, इंटरव्यू एक बहुत ब्रॉड लेवल चीज है। इंटरव्यू में कुछ भी पूछ सकते हैं, जो उसके माइंड में कोई भी चीज आ सकती है। आपकी अपनी बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए आपकी मुट्ठी में, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आप यूं बता दें। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, वो जानना चाहते हैं आप बेसिक कितना स्ट्रांग है, आपकी फाउंडेशन। दूसरी चीज, इंटरव्यू में आपसे अल्टीमेटली कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज भी पूछी जा सकती है। वो कह देंगे आप अच्छा गाना सुनने में माहिर हैं तो गाना सुनाइए, अच्छा आप क्रिकेट खेलने में माहिर हैं तो किसी एक फेवरेट खिलाड़ी का नाम बता दीजिए, अच्छा आपका नाम क्या है, आपका नाम खालिद है, अच्छा खालिद के मीनिंग बता दीजिए। मतलब इस तरीके से अल्टीमेटली कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बोल्ड रखना है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू खालिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और सेंटर स्टडी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जो स्टूडेंट आपकी वीडियो देखेंगे या आपकी वीडियो से बेनिफिट जरूर उठाएंगे, तो उनकी तरफ से भी मैं आपका एडवांस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आइंदा भी हम जी जी आपसे शुक्रिया। किसी ना किसी वीडियो में जरूर मदद लेंगे। तो आज के लिए बस इंटरव्यू में इतना ही। आगे भी हम आपके साथ नए इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर कराएंगे। तो आप बने रहें सेंटर स्टडी के साथ। शुक्रिया।